नमस्कार देवियों सज्जनों, व्यालोक वाणी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार एक छोटे अंतराल के बाद। और आज हम बात करेंगे फिर से बिहार के जंगल राज की। आप सभी को पता है कि हम इस पर एक पूरी श्रृंखला कर रहे हैं और अब तक हमने 6 सीरीज इस पर किया है। इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो सारे लिंक आपके साथ साझा करेंगे। और इस बीच लगता है आनंद जी कुछ तकनीकी जुगाड़ में लगे हुए हैं, इसलिए उनका शरीर थोड़ा सा झुका हुआ था। बहरहाल हमारे वो वीडियो आप लोगों ने खूब पसंद किए और खासकर आनंद जी से, मुझसे भी, लेकिन खासतौर से चूंकि आनंद जी इस पूरे जंगल राज सीरीज में ज्यादातर समय बोले हैं। हालांकि हमारी बातचीत की शैली है, लेकिन आनंद जी चूंकि उसमें ज्यादा समय बोले हैं, 80 से 90% समय तक, तो इसलिए लोगों ने इनसे बड़े तीखे सवाल भी किए हैं। कुछ ने कहा है कि ये ब्राह्मणवादी हैं, कुछ ने इनको मनुवादी बताया है और कहा है कि ये दरअसल सामाजिक न्याय के विरोधी हैं और इनसे यादव कुलभूषण श्री लालू प्रसाद यादव की जो ऊर्जस्विता है, जो तेजस्विता है, वह बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो जंगल राज का नाम ले लेकर अभी 20 साल से क्या हो रहा है, और बल्कि अभी का छोड़ें, 20 साल पहले क्या हुआ था, ये जंगल राज आप क्यों बार बार रटते रहते हैं आनंद जी? जरा हमें 70 और 80 के बिहार की झलक दिखाइए। और आप केवल लालू प्रसाद पर क्यों भिड़े हुए हैं? ब्राह्मणवादी हैं क्या आप? चलिए, तो हम लोग 70 से 80 के दौर के बिहार में चलते हैं। इस दौर के बिहार के साथ बहुत मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी। ये जो दौर था बिहार का, ये नक्सलवाद के बिहार में उदय का दौर था। और उदय का नहीं, इसमें आप कह सकते हैं कि चरम उत्कर्ष का दौर था। अक्सर जब बिहार में नरसंहारों की बात होती है तो रणवीर सेना का नाम लिया जाता है और बाकी सारे नाम भुला दिए जाते हैं उस एक नाम के पीछे। तो असल में इस रणवीर सेना का उदय कैसे हुआ था? क्या अपने आप पहले से थी ये और पहले से चल रहा था, ये कुछ ऐसा था? तो असल में ऐसा था नहीं। रणवीर सेना वगैरह का जो उदय हुआ था, या फिर रणवीर सेना के ही दौर में और जो कई ऐसी सेनाएं थी, निजी सेनाएं जिसको आप कह सकते हैं, इनका जो उदय हुआ था, ये प्रतिक्रिया में हुआ उदय था। क्यों प्रतिक्रिया में हुआ उदय था? क्योंकि 70 का दौर जब आप देखेंगे तो 70 के दौर में भोजपुर इलाके में एमसीसी जिसे कहते थे काफी समय तक, माओवादी आप कह लीजिए, माओवादी वामपंथी उग्रवादी जो थे, उनके उदय का दौर था। और ये लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को मारकर उनकी जमीनें हड़प रहे थे। तो इनमें जो आपको नाम नजर आएंगे 70-80 के दौर में, तो आपको 71 से 76 तक में जो नाम आपको दिखाई देंगे, उन नामों पर एक बार आप गौर कीजिए। तो इसमें आपको जो भोजपुर का इलाका होता है, जो मतलब समझ लीजिए पटना से लेकर के और बनारस तक का इलाका होता है, तो ये उत्तर बिहार नहीं, ये दक्षिण बिहार हुआ। तो दक्षिण बिहार का जो ये भोजपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो उदय हो रहा था जिन लोगों का, उन लोगों के नाम आप देखिएगा तो इसमें आपको मिलेंगे जगदीश महतो, इसमें आपको रामेश्वर अहीर मिलेंगे, इसमें आपको राम नरेश राम मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे महाराज महतो। तो महाराज महतो जो है ये सबसे बड़ा नाम था। बाकी नाम जो थे ये इनके ही गिरोह के, इनके ही गुट के छोटे मोटे नाम थे, थोड़े छोटे नाम थे, उतने छोटे भी नहीं थे। तो ये लोग जो थे ये वहां पे नरसंहार वगैरह जो है भोजपुर के इलाके में कर रहे होते थे। और भोजपुर के इलाके में इनका दौर जो था वो 71 से लेकर के 76 तक का दौर था। 76 के दौर में जब ये महाराज महतो मारा गया, उसके बाद से जो है ये जो मूवमेंट था ये थोड़ा देर तक, थोड़े समय तक धीमा पड़ा। इस दौर में हो क्या रहा था? तो यहाँ पर हो ये रहा था कि ज्यादातर जो लैंडलॉर्ड थे 71 से 76 के दौर में, वो अपर कास्ट के जो लैंडलॉर्ड थे। अब लैंडलॉर्ड कहने का मतलब आप ये मत समझिए कि 200 बीघा 400 बीघा वाले किसी जमींदार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में जब हम लैंडलॉर्ड की बात हम कर रहे होते हैं तो 2.5 एकड़ से ऊपर जमीन जिसके पास थी उसकी बात हम कर रहे होते हैं। ये छोटे जमींदार भी नहीं, छोटी जोत के किसान कहे जाते हैं भारत भर की भाषा में। तो 2.5 एकड़, 3 एकड़, किसी के पास 5 एकड़ ऐसी जमीनें थी। और इन लोगों को मारना शुरू किया था इन लोगों ने चुन चुन करके, एमसीसी और माओवादी वामपंथी संगठनों ने। तो ये चल रहा था। अब ये जब चल रहा था, इसी दौर में जो सबसे पहला बड़ा नरसंहार सुनाई देता है वो था 1977 का। इसे बेलछी नरसंहार कहा जाता है। अब ये जो बेलछी था, ये
एक मिनट, एक मिनट, नरसंहार। हाँ, आनंद जी प्लीज, ऐसा सब लाते हैं तो मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ता है। दर्शकों, आनंद जी बताएंगे आपको, लेकिन बेलछी हत्याकांड में जो शव मारे गए उसकी चर्चा नहीं हुई, या उसकी जितनी चर्चा हुई उससे अधिक चर्चा उस समय एक हाथी की हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि हाथी पर इस देश की एकमात्र तानाशाह इंदिरा गांधी चढ़कर आई थी। सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, इसलिए उनको हाथी से आना पड़ा, और वहीं से उनका फिर राजनीतिक उद्भव एक बार फिर हुआ। से शुरू हुआ, उनकी दुकान फिर चल पड़ी। जी आनंद। तो 1977 का जो ये बेलछी नरसंहार था, इसके लिए जो आदमी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, उसे माना जाता है कि महावीर महतो जो था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। और ये कुर्मी कास्ट से आता है, जो कि अभी ओबीसी वगैरह जो होते हैं उसमें आता है, कोई अगड़ी जाति में नहीं आता। तो ये ओबीसी कास्ट में आता है। जो मारे गए लोग थे वो पासवान समुदाय से आते हैं, जिन्हें एससी में गिना जाता है। और ये बेलछी नरसंहार हुआ था। इसमें सजा वजा किसी को नहीं हुई, क्योंकि अधिकतर लोग जो है 1977 से बाद के दौर में जो है वो गुजर गए। तो 1977 के दौर तक का ये हाल था। 1980 के आसपास आप जब देखेंगे तो 79-80 में जो नरसंहार हम लोगों को देखने को मिलते हैं, वो थे पारस बीघा नरसंहार और दोहिया। पारस बीघा और दोहिया, ये दोनों जगहें जो है ये पटना के बहुत पास होती हैं। तो पटना के पास की जो है ये जगहें थी। और इसमें क्या हुआ था कि टेकारी राज एक हुआ करता था। और ये जो जमींदारी थी, ये जब अंग्रेजों के काल के बाद जमींदारी का विलय हुआ, तो टेकारी राज की जमींदारी जो थी वो बांट दी गई। अब यादव और दलित जो है, वो जिन लोगों को, दलित लोगों को मिली जमीन, उसमें एक साथ हो गए, और भूमिहारों को दूसरी साइड उन्होंने कर लिया। और यादव और पासवान लोगों ने मिलकर भूमिहार लोगों की हत्या की पारस बीघा में, ऐसा कहा जाता है। 11 लोग थे, मारे गए थे, और एक ही समुदाय के थे, भूमिहार समुदाय के ही थे। तो ये दौर था 79-80 का। तो इस समय तक जो है रणवीर सेना जो है वो कहीं भी अच्छा देखिए, आपका पर्दे में नहीं आया। ब्राह्मणवाद, सुनिए, आपका ब्राह्मणवाद फिर से ये हो गया। आपने भूमिहारों के कत्ल के बारे में जो कहा उसमें नाम ले लिया, बेलछी में क्यों नहीं नाम लिया जी? तो बेलछी में जो थे वो तो बताया, जैसे कि कुर्मी थे जो कि रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। हाँ वो बताइए, ठीक है। तो बेलछी में कुर्मी रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, और पारस बीघा में जो है वो यादव रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो दोनों जगह पे जो नरसंहार हुए, इन नरसंहारों का मतलब जो आप आज की दौर के जिनको सवर्ण कहते हैं, उनसे कोई लेना देना दूर दूर तक जो है वो नहीं था। ठीक है। अब दोहिया का जो नरसंहार था, दोहिया का नरसंहार भी ऐसा ही था। और दोहिया के नरसंहार में भी मामला ऐसा ही हुआ था। और वहां पे कई भूमिहार परिवार रहते थे। और उसके बाद लूट और सारा कुछ, दंगा, हत्याएं, ये सब कुछ हुआ था। अब इसके बाद फिर से आप आ जाइए, वही 79-80 का ही दौर जो था, उसमें आपको पिपरा नरसंहार आपको सुनाई देगा। पिपरा नरसंहार जो था वो जहानाबाद जिले में हुआ था। तो पिपरा नरसंहार जहानाबाद जिले में जो हुआ था, इसमें जो है काफी हद तक हिंदू मुस्लिम भी कहा गया था। और इसमें मुस्लिम लोग दलित लोगों को मार रहे थे, ऐसा माना जाता है। इसके बाद मुंगेर के नरसंहार की बारी आएगी। तो ये 1983 का था। तो इसमें जो है धानुक जो है, ये लोग जो थे, उन्होंने, कहा जाता है कि यादव लोग जो हैं वो 4 धानुक लोगों को मार देते हैं। और उसके बाद धानुक लोगों ने बाद में जो है पिपरा के बच्चों को जो है वो कुछ लोगों को मार दिया, और उसको नदी में बहा दिया गया। और 14 बच्चे थे, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि 14 बच्चे थे जिनके शवों की पहचान भी नहीं हो पाई। तो ये चल रहा होता था उस दौर में। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धानुक फिर से जो है वो धानुक आपको एससी में आएंगे, और यादव जो होते हैं वो फिर से ओबीसी में आएंगे। तो जो ये कहा जा रहा होता है कि बड़ा सा सामाजिक न्याय कर दिया,
और यादवों को चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था। तो आप ये जो 4 नरसंहार थे, इनके उदाहरण से आप देख लीजिए कि कौन लोग चप्पल नहीं पहनने देते थे और कौन लोग कुएं से पानी नहीं पीने देते थे और कौन एक दूसरे को मार रहे थे। तो ये चीज आपको अभी तक के दौर में भी नजर आ जाएगी। SC/ST एक्ट के मामले मुकदमे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 81% मुकदमे जो है SC/ST एक्ट के, वो OBC पे किए गए हुए होते हैं। और कहीं से भी जो है ये SC समुदाय जो है वो सवर्णों पे कर रहा होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी, और यहाँ मैं फिर से इंटरजेक्ट करूंगा। दर्शकों श्रोताओं, देखिए अभी बात आनंद जी जो कह रहे हैं, चूंकि आनंद जी की भी आदत है कि बहुत साफ साफ और बिल्कुल फरिछा के, जिसको मैथिली में कहते हैं कहना, वो कहते हैं, अपनी आदत से मजबूर हैं। इसलिए अभी हमने जातियों का बाकायदा विश्लेषण किया। हालांकि हम दोनों को ये काम बहुत खराब लगता है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं, हम दोनों ये बात जानते हैं कि हिंदू हिंदू है, और जब कटेगा तो प्रभु इसमें नहीं पूछा जाएगा कि उसमें तुम कोई यादव कोई हो हिसाब कि तुम किताब बाभन नहीं, हो कोई कि कोई क्या नहीं होगा। पूछेगा कि यादव हो या हमारा बाभन हो। काफिर होना काफी है। काफिर होना काफी काफिर है। आप हैं तो काफी है। तो आप कटेंगे, और कटेंगे ही, क्योंकि इसको आप ढकते रहिए, उससे मवाद भरेगा नहीं, वो रिसेगा। उनका पवित्र कर्तव्य है कि वो पूरी दुनिया को काली चादरों में ढक दें, बदल दें, या फिर व्हाइट लबादे में। आप देखिए जितने भी अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उनका पहनावा वगैरह भी देखिए। केवल ये बुर्का मुसलमानों की चीज ही नहीं है। आप जाइए ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों में, वहां की नन्स या वैसे भी, वो भी पूरा ढक के और ये रहती हैं। तो ये बेसिकली एक कल्ट के तीन जो शाखाएं हैं। और आज जो लोग इजराइल पर बहुत लहालोट हो रहे हैं, याद रखिए कि जुडाइज्म इज द फर्स्ट वन अमॉन्ग्स देम, और वो भी एक अब्राहमिक राजनीतिक विचारधारा मात्र है। इसलिए हिंदुओं का कोई नहीं है, और हिंदुओं को सब कुछ अकेले लड़ना होगा, क्योंकि हिंदुओं की एक बड़ी जमात जो है वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई। अभी जैसे यादव कुलभूषण तेजस्वी जी हैं, उधर अखिलेश जी हैं, उधर आंध्र वगैरह में तो छोड़ ही दीजिए, उधर तो कौन अब हिंदू नाम का भी कोई बचा है कि नहीं। हालांकि तेजस्वी जी के बारे में भी आनंद जी कह रहे हैं बार बार कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए हैं, ऐसा कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बता रहे हैं, लेकिन हमारी इस पर कोई राय नहीं है। इसलिए हमने ये जातिगत बार बार ये बातें की, क्योंकि एक सीमा होती है आप किसी भी बात पर, और जब आपसे तार्किक ढंग से पूछा जाए कि ये ब्राह्मणवाद क्या होता है और मनुवाद क्या होता है, आप मनुस्मृति जला रहे हैं, सिगरेट उससे पी रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि मनुस्मृति में है क्या। आपके पास मनुस्मृति है भी क्या, कि वो विलुप्त हो चुकी है। और स्मृतियां कितनी है भैया, याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम सुने हैं? 52 स्मृतियां हैं इस देश में। और स्मृति मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। जो आज आप नेपोलियन पर लालोट होते हैं ना, वाह उसने पहली बार समाज के लिए कानून बनाया, उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट, भैया वो सब था हमारे यहाँ। लेकिन हम अतीत जीवी नहीं होते हैं। आनंद जी, आप अब इसे हम जी लोग कंक्लूड करने की ओर बढ़ रहे हैं। आपने 70-80 बताया, जी जी। लेकिन आप लगातार जो बताते हैं लालू प्रसाद के 15 वर्षों के शासनकाल को, उसको जिस तरह हम लोग जंगल राज कह के, और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ भी हो जाए इस देश में, इस राज्य में, लालू खानदान का कोई नहीं आना चाहिए, लौटना नहीं चाहिए सत्ता में। आप भी उसी विचार के हैं। ये क्यों? पहले में और अभी में फर्क क्या? भाई जगन्नाथ मिश्र के शासनकाल में भी हो ही रही थी हत्याएं, हमने देखा, उनसे पहले भी हो रही थी। मिश्र जी के बारे में बहुत सारी और भी बातें हैं, उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि जंगल राज में थोड़ा बहुत हिस्सा उनका भी है। लेकिन इसके पीछे आपके क्या तर्क हैं, जो आप इतनी सख्ती से लालू खानदान के बारे में प्रहार करते हैं? मेरे पास अपने तर्क हैं, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। आपके क्या तर्क? और पुराने अगर आप दौर में क्या था 70-80 वाली कि कुछ और बातें कहना चाहते हैं तो कहिए। आप अब अब कंक्लूजन की ये ओर बढ़े। ये जो सारा कुछ हो रहा होता था, तो इन सब के दौर में एक और चीज चल रही होती थी। इसी दौर में चल रहा होता था मंडल कमीशन का हल्ला।
तो मंडल कमीशन का जो हल्ला था, तो इसमें मंडल कमीशन वाले जो थे, उसमें अभी आपने एक सहरसा के ही रहने वाले एक मनोज झा, हम उसे झाटू कहते हैं, झावन कोई और है तो झाटू है मनोज झा। तो ये झाटू जी जो हैं, ये कहते रहते हैं कि एक उन्होंने कविता वगैरह सुना दी थी। तो कविता जो उन्होंने सुनाई थी, अब ये जिस क्षेत्र में रहते थे, या इनका जो पुश्तैनी घर है, वो पुश्तैनी घर कौन से इलाके में आता है, तो सहरसा के सबसे नजदीक जो बड़ी जमींदारी पड़ती है, वो होता था मुरहो स्टेट। एक बड़ा इलाका होता था मुरहो स्टेट, और इस मुरहो स्टेट के राजा थे बीपी मंडल। बीपी मंडल कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वो थे जिन्हें आप मंडल कमीशन के लिए जानते हैं। मंडल कमीशन बना करके इन्होंने घोषित कर दिया कि यादव जो है, यानी उनकी खुद की जाति जो है, वो पिछड़े लोगों की जाति है। तो भैया अगर पिछड़े लोग थे तो तुम राजा कैसे हो गए, मुरहो स्टेट के तुम खुद राजा कैसे थे? ये सवाल उनसे किसी ने पूछा ही नहीं। तो ये इतनी विचित्र बात ये कैसे हो गई? और बिहार में भी जब हम लोग देखते हैं, तो बिहार में भी वैसा ही नजर आता है कि जमींदारियों में से कई जमींदारियां ऐसी थी जो कि उन लोगों को बांट दी गई थी, जिनको आज ओबीसी में गिना जाता है। तो ये सब लोग जमींदार कैसे हो गए, और कैसे इनको जो है चप्पल पहन करके घर से नहीं गुजरने, सामने से गुजरने नहीं दिया जाता था, या खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। तो ये क्या जमीन पे चादर बिछा के बैठ के, वहां पे पर्दा बिछा करके बैठ करके, और वहां पे राजा बने हुए थे? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। राजा थे तो राजा टाइप ही होंगे। तो ये जो राजा साहब थे, इनका इलाका पड़ता है ये सहरसा का जो क्षेत्र होता है। और जो ये मनोज झा टू जी हैं, इनके परिवार का अगर संबंध वगैरह आप देखेंगे तो आपको संबंध मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे मनोज झा के चाचा वगैरह जितने होते हैं। और बीपी मंडल किस पार्टी के थे, तो वो भी कांग्रेस से ही कई बार चुनाव लड़के जीत चुके थे। तो चुनाव लड़के तुम जीत रहे हो बिना आरक्षण के, और राजा तुम हो, और उसके बाद भी खुद को तुमने पिछड़ा घोषित कर लिया। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण दलितों के लिए सुनिश्चित करके रखा था, उस आरक्षण में से अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे। तो आज की दौर में जब आप देखेंगे तो नतीजा क्या हुआ इस लंबे से प्रोसेस का, तो इस झूठ का एक लंबे से दौर तक इसको चलाने का नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में अगर आप विधानसभा में देखेंगे, जहां गिनती की संख्या बल के आधार पर ही किसे सीट मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, किसे टिकट मिलेगा, कौन चुनाव जीतेगा, यह सब कुछ तय होता है। उस विधानसभा में भी आप पाएंगे कि ज्यादातर सीटें जो हैं वो दलितों को मिली ही नहीं। कभी एससी कम्युनिटी को सीटें मिली ही नहीं उतनी जितनी उसे मिलनी चाहिए थी हिस्सेदारी। सारी की सारी जो है वो कुछ समुदाय विशेष के पास ही संरक्षित रह गई हैं। इसे सुधारने के लिए, बदलने के लिए थोड़ा सा प्रयास नीतीश सरकार ने आते ही किया था, लेकिन थोड़े समय के बाद वो प्रयास भी ठंडे बस्ते में चला गया। तो महादलित उन्होंने बनाया था, जिन लोगों को याद होगा, तो वो प्रयास भी ठंडे बस्ते में चला गया। तो आरक्षण कैसे हथिया लिया जाए, कैसे हड़प लिया जाए, और कौन लोग इसे हड़प रहे हैं, वो जैसे ही हम लोगों को नजर आता है, तो हमें नजर आता है कि भाई जो समुदाय शोषण करने के लिए जिम्मेदार था, वही खुद को शोषित बता रहा है। और जिस समुदाय का शोषण से कोई लेना देना कभी रहा ही नहीं, वो बेचारा पलायन कर करके बिहार से बाहर भागा जा रहा है। तो ये अभी इस दौर का, लालू यादव के दौर का नतीजा हुआ। तो ये नतीजा हम लोगों ने देखा। तो जिसे आप बहुसंख्यकवाद कहते हैं, तो उस बहुसंख्यकवाद के प्रणेता लालू यादव थे। और लालू यादव के साथ के जितने उनके चेले चपाटी और चट्टे बट्टे थे, लालू यादव ही नहीं, मुलायम सिंह यादव भी, रामविलास पासवान भी, और उसी दौर के आपके जो बिहार के दूसरे नेता थे, बाकी सारे जो कि मंडल कमीशन के दौर से और मंडल आंदोलन के दौर से निकले थे, वो सब के सब, जेपी आंदोलन वाले जितने थे, वो सब के सब इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए और जो सच्चाई आंखों के सामने है उस पर पर्दा डाल देने के लिए हम लालू यादव को जिम्मेदार मानते हैं। आपके अपने कारण होंगे, आपके कारण भी आप बता सकते हैं। मेरा कारण केवल एक है कि कुछ भी होता था, लेकिन 1989 तक बिहार में व्यवस्था नाम की एक चीज थी। लोगों को 5 बजे के बाद घर आने की जल्दी नहीं रहती थी। बिहार का एकमात्र उद्योग अपहरण नहीं था। पटना में रहकर पटना स्टेशन पर रात नहीं गुजारनी पड़ती थी। नौकरशाही का, पूरे प्रशासन का जिस तरह का माहौल
लालू प्रसाद और उनके पूरे खानदान ने उड़ाया वह अभूतपूर्व था। किसी की बेटी की शादी में सरकारी अमले का जुटना लगना लगा भिड़ा होता था, लेकिन वह दबे छुपे होता था। जिस तरह से साधु यादव ने सरेशाम टाटा के शोरूम से गाड़ियां उठाई, टाटा ने शोरूम बंद किया, वो सब बहुत ही मानीखेज है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार में कोई भी आ जाए, प्रशांत किशोर भी आ जाए, लेकिन लालू खानदान से कोई नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बहरहाल दर्शकों और श्रोताओं, आनंद कुमार जी ने फिर से पासी बाजी पलट दी है। यह इनकी पुरानी आदत है। ये फिर से देखिए, प्रोलेटेरियत के और सामाजिक न्याय के अग्रदूत प्रणेता, जिनको भारत रत्न देने की मांग लोग कर रहे हैं, वो लालू जी को ही बहुसंख्यकवाद का बुड़बक, वो कहेगा बहुसंख्यकवाद। वो तो लाल कृष्ण आडवाणी का नरेटिव चेप दिए थे, रथ यात्रा रोककर उन्होंने सांप्रदायिकता को रोका था। इसलिए हम लोग नहीं, मैं नहीं, हमारे कई लोग उनको दे रहे हैं भारत रत्न और कह रहे हैं कि भारत रत्न जल्द से जल्द दिया जाए। तो भारत रत्न का मेरे ख्याल से इतना ठीक ठाक अवमूल्यन हो चुका है कि अब मुलायम यादव और लालू यादव को दे ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब देखिए अब उसमें पद्मश्री जैसे सम्मान जब बी ग्रेड फिल्में जैसी बनाने वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरियल बनाने वाली, के से नाम शुरू करने वाली लोगों को मिल रहा है, जो कि ब्लू फिल्म से थोड़ी सी ही नीचे होती है, तो भारत रत्न भी भाई दे दिया जाए, क्या हर्ज है। बिल्कुल दे दिया जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि लालू यादव को भी दिया जाए, इनको मुलायम यादव को भी दे दिया जाए, सबको दे दिया जाए। हर एक व्यक्ति भारत रत्न है। उसके बाद पप्पू यादव को भी दे दिया जाए। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, जब हम ये बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि हमारा समाज वही नेता चुनता है जैसा हमारा समाज। तो ये कलंक हमारे आपके सिर से धुलने वाला नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के बाद उसके बेटे को, नवीं फेल को, हम लोग फिर से नेता बनाने पर आए। इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। दर्शकों श्रोताओं, अपना स्नेह और प्रेम आलोकवाणी पर आप बनाए हुए हैं, बनाए रखिए। अभी दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।